हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर मयंक गोयल एंड गाइस आज हम पढ़ेंगे पीएसएम। आज से स्टार्ट करेंगे हम पीएसएम। तो पीएसएम में गाइस मैं बताता हूँ आपको। पहले जान लेते हैं। आज जैसे 17 तारीख है तो ये पहली वीडियो है इसकी एंड इसके 5 पार्ट्स आएंगे इन टोटल। एक पार्ट आपका अराउंड अराउंड लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का होगा, 2 आवर तक का होगा। और मैं चाहता हूँ आप इसको 1.5x की स्पीड के अंदर देखें। अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो, इन वीडियोस को आप कब देख सकते हो, बट आई प्रेफर कि इन वीडियोस को आप देखें अपने डिनर टाइम में। ठीक है, जो भी अब आपको दिन में पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। डिनर टाइम में इन वीडियोस को देखें तो पीएसएम के अंदर यू कैन इजीली क्रैक 25 मार्क्स सिर्फ इस वीडियो से। जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे आप 25 मार्क्स आप इसके अंदर से ला सकते हो। बट दिस इज पार्ट 1 ऑफ वीडियो। ठीक है, ये एक शॉर्ट पार्ट रहेगा अराउंड 30 मिनट्स का। तो अगर मेरे को इसके अंदर लगता है कि हाँ क्या नाम है आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद मेरे को आप है ना इसके अंदर 1 में से 5 स्टार के अंदर से आप मेरे को रेटिंग दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इसका अच्छा रिव्यू रहता है तो आई विल मेक श्योर कि आपको फिर कल ही नेक्स्ट पार्ट मिल जाए, जल्दी जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिल जाए और इसी बार के अंदर पीएसएम कर लें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, देरी ना करते हुए। तो गाइस सबसे पहला है हमारा टॉपिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ। वेट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर गाइस सबसे पहली चीज होती है न्यूमोकोनियोसिस। तो न्यूमोकोनियोसिस क्या चीज होती है? डिजीज ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट की वजह से। मतलब डस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, कोई किसी तरह का काम कर रहा है वहां पे जाके किसी एक्सपोजर उसे डस्ट की वजह से। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो आस्थमा एंड सीओपीडी आर नॉट न्यूमोकोनियोसिस, ये नहीं आते हैं। आस्थमा एंड सीओपीडी, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन दिए जाएंगे, देखना एग्जामिनर एक स्पेशल जरूर आस्थमा एंड सीओपीडी का कोई सा इनमें से दोनों में से एक ऑप्शन जरूर देगा आपको भटकाने के लिए, पर नहीं है। इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल एक्सपोजर। ठीक है, एग्जाम्पल डस्ट और एनी पार्टिकल साइज। तो डस्ट डस्ट है और इसके अंदर पार्टिकल साइज अगर पूछा जाए, अभी ऐसे पूछा जाए कि न्यूमोकोनियोसिस के अंदर पार्टिकल साइज कौन सा होगा, तो सारे ही पार्टिकल साइज होते हैं गाइस, 0.5 से लेके 5 तक के, या जितने भी आप लगा लो। ठीक है, और अगर इसके अंदर सबसे डेंजरस कौन सा होता है, डेट इज सेकंड स्मॉलेस्ट। जो सेकंड स्मॉलेस्ट होता है, बताएंगे आप फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट होता है 0.5, लेस देन 0.5। ये, हाँ, ये तो मेरे को मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ये है ना 2 लगता है मेरे को। ये 5 है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो और मोस्ट डेंजरस इसमें होते हैं 0.5 to 3 mm तक। और उससे नीचे आपका आपका वो क्या नाम है, ये सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट होता है और ये सबसे डेंजरस होता है आपका। तो अब आगे चलते हैं, हम इनके बारे में अलग अलग डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी डिजीज कहाँ पे कैसे क्या है। तो सबसे पहली बात आती है सिलिकोसिस की गाइस, वो तो सबको पता है सिलिका की वजह से होता है। फिर उसके बाद आता है एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस कोल डस्ट की वजह से होता है। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस की वजह से होता है। बिस्नोसिस, बिस्नोसिस को मंडे चेस्ट टाइटनेस भी कहते हैं। देखो यहाँ छोटा सा मैंने लिखा हुआ है, मंडे चेस्ट टाइटनेस भी कहते हैं। कॉटन फाइबर्स मोस्टली स्पिनर्स में होता है। और इसको मंडे चेस्ट टाइटनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके स्पिनर्स होते थे वो मंडे को हर बारी काम पे जाया करते, मतलब सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी तो उस वक्त उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। फिर जब वो मंडे को दोबारा से जाते थे तो उनको दोबारा से हैवीपन लगने लग जाता था चेस्ट के अंदर, इसलिए इसको मंडे चेस्ट टाइटनेस कहा जाता है। और ये आपकी कॉटन फाइबर की वजह से होती है। उसके बाद गाइज आता है बैगोसिस। बैगोसिस इतना इंपॉर्टेंट है ना, हर बार में क्या से बैगोसिस या सिलिकोसिस जैसे पूछते हैं। बैगोसिस शुगर केन के मिल के अंदर होता है, या काम जो उसके साथ काम करते हैं शुगर केन के साथ, बट नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन की वजह से नहीं होता, शुगर केन के पास वाली सराउंडिंग्स में होता है। पर अगर आपको ऑप्शन में अगर शुगर केन दिया हो या ये बैग, वैसे बैगेस एंड मोलेसिस की वजह से होता है, पर अगर आपको ऑप्शन के अंदर ये दोनों ना देके शुगर केन दिया है तो शुगर केन लगा सकते हो आप। ठीक है, और इसके अंदर जो है कंट्रोल कैसे करते हैं, अगर आप कभी आपको मौका मिले आपकी शुगर मिल के अंदर किसी में जाने का, तो वहां पे आप देखना वो है ना हर थोड़ी देर के अंदर स्प्रेज लगे होते हैं, वहां पे जेट स्प्रेज लगे होते हैं जो वहां पे 2% प्रोपियोनिक एसिड का स्प्रे करते रहते हैं ताकि ये जो है इसको न्यूट्रलाइज करते। ठीक है, उसके बाद गाइस फार्मर्स लंग। फार्मर्स लंग मोल्डी है की वजह से,
कंपोस्ट लंग, कंपोस्ट की वजह से मेनली तो आपको वैसे याद हो ही जाएंगे, एंथ्रेकोसिस याद करना है, एंथ्रे की कोल डस्ट की वजह से, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस की वजह से, बिस्नोसिस कॉटन फाइबर की वजह से। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। मंडे चेस्ट टाइटनेस कब हो रहती है, बिजी बिजी मतलब बिजनेस करना है तो मंडे को बिजनेस करना होता है, तो ऐसे मंडे से याद आ जाएगा आपको पन्नू फाइबर। ठीक है, कंपोस्ट लंग कंपोस्ट की वजह से, बैगेसोसिस आपको शुगर केन की तरफ से, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा इनको है ना अपने हिसाब से ट्रिक से बना लिया करो याद करने के लिए। फिर उसके बाद गाइस बर्ड फेंसियर लंग बर्ड ड्रॉपिंग्स की वजह से, साइड्रोसिस आयरन की वजह से, स्टेनोसिस टिन की वजह से। ठीक है, ये कुछ टाइप होते हैं। अगर हम इनमें देखें कि सबसे नोटिफाइएबल कौन सी होती है, तो इसके अंदर से गाइस सबसे नोटिफाइएबल, एक बार मैं डेट कर लेता हूँ, ये पीडीएफ गाइज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो आप मेक श्योर कीजिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज 4 नोटिफाइबल डिजीज इंडिया के अंदर जो है दैट इज सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बिस्नोसिस, जिन पे ग्रीन मार्क लगा रखा है वो वाली हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद गाइस क्या होता है, बेगोसोसिस, फार्मर्स लंग एंड कंपोस्ट, इन तीन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट भी कर सकते हो। ठीक है, और इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे तो पूछा जाता है माइक्रो को क्वेश्चन है, बट फिर भी आप याद कर लो। ठीक है, बेगोसोसिस का है थर्मो एक्टिनोमाइकोसिस सेकरी, एंड फार्मर्स लंग का है माइक्रोपोलिस्पोरा फेनी, एंड कंपोस्ट लंग का है एस्परगिलस। ठीक है, ये याद कर लो इतना। और मैं बताता हूँ मोस्ट कॉमन जो है आपकी एक चीज हो, वेट, सो गाइस मोस्ट कॉमन इन इंडिया जो है सिलिकोसिस, मैंने कहा था सिलिकोसिस तो सब कुछ याद होना चाहिए सिलिकोसिस का। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी सिलिकोसिस है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इसकी आती है वो भी सिलिकोसिस की वजह से ही आती हैं। अब हम देखते हैं इनका इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। तो सबसे पहले गई सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या किसका आता है, डेट इज सिलिका प्लस एस्बेस्टोस का, एस्बेस्टोसिस का। ठीक है, यहाँ पे सिलिकोसिस प्लस एस्बेस्टोसिस मिलेगी आपको प्राइमरी। फिर ग्लास इंडस्ट्री आती है, वहाँ पे आपको सिलिकोसिस मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, डेट इज बिस्नोसिस आपको वहाँ पे मिलेगा। कॉटन फाइबर डस्ट वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मेनली आता है। शुगर केन वर्कर्स एंड कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज में बेगोसोसिस। और अब आप पूछोगे ये कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में कैसे आपने ये बेगोसोसिस का कर दिया, गाइस वहाँ पे शुगर केन का जो पल्प होता है वहाँ पे कार्डबोर्ड में वो भी यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आता है कोल माइनर्स, कोल माइनर्स में एंथ्रेकोसिस आता है आपका। फिर उसके बाद गाइज आता है आपका शिपयार्ड वर्कर्स जो होते हैं वहाँ पे एस्बेस्टोसिस होता है। गोल्ड माइनर्स के अंदर सिलिकोसिस होता है। जनरली सिलिकोसिस तो ध्यान रखना ही रखना है, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट एस्बेस्टोसिस वाला शिपयार्ड वर्कर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले तो हमने ये याद कर लिया आपके जितने भी आपके इनके टाइप्स होते हैं किसकी वजह से होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन याद कर लिया हमने, अब इनकी क्लिनिकल एसोसिएशन याद करते हैं। हाँ, ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहली बात आपको सिलिकोसिस, सिलिकोसिस का मैंने बताया था मोस्ट कॉमन है इंडिया के अंदर। डेथ भी इसकी वजह से होती है, कॉम्प्लिकेशंस की इसी वजह से आती हैं। इसके अंदर आपको स्नो स्टोन चेस्ट एक्सरे देखने को मिलेगा, जैसा आपको ट्यूबरक्लोसिस वगैरह में देखने को मिलता है वही वाला। ठीक है, ये फोटो देख के भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये बॉक्साइट माइनस के अंदर भी आपको मेनली दिखाई देता है। उसके बाद एंथ्रेकोसिस, एंथ्रेकोसिस प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस इसके अंदर आता है। एस्बेस्टोसिस के अंदर मेसोथीलिमिया एंड लंग कैंसर। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ ये जो एक्चुअली में जो मैं आपको करवा रहा हूँ इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन सेशन। आपने पहले अगर पढ़ी हुई है तो आपको यहाँ पे अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, और अगर नहीं पढ़ी हुई है तो भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा मैं हर टॉपिक आपको कवर कर सकूं। फिर आता है गाइस लेड पॉइजनिंग। ठीक है, लेड पॉइजनिंग को हम प्लम्बिज्म भी कहते हैं, प्लम्बिज्म प्लम्बिज्म। ऐसा मत सोचना प्लम्बर्स को हो जाती है लेड पॉइजनिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पेंटर्स कोलिक कह सकते हो, मेनली पेंटर्स के अंदर दिखाई देती है वैसे तो। सेचुरिनिज्म भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके अंदर हमें मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होता है इसका, पेट्रोल की वजह से होता है मोस्ट कॉमन सोर्स। ठीक है, और मोस्ट कॉमन मोड क्या होता है, इनहेलेशन, इनहेल करते हो ना, तो कभी पेट्रोल पंप पे जाके ना वहाँ पे वो पेट्रोल पे शू ऐसे नशे मत किया करो गाइस।
उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर हम इसका देखा जाए तो डेट इज बुटोनियन लाइन। बुटोनियन लाइन यहाँ दिखाई दे रही है गम्स के पास, यहाँ पे ये आपको गम्स, ये गम्स होता है ना, यहाँ एक नीली नीली लाइन आ जाती है, डेट इज कॉल्ड बुटोनियन लाइन, ब्लू लाइन ऑन गम्स। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा कौन से दांतों पे होती है, अपर इंसाइजर, नीचे यो लोअर इंसाइजर, या फिर गम्स, गम्स पे होती है, दांतों पे नहीं होती है, याद रखना। अगर इसका हम केमिकल कंपोजिशन देखें, डेट इज लेड सल्फाइड, पीबीएस होता है, लेड सल्फाइड होता है। उसके बाद एक सबसे कॉमन मतलब सबसे पहले किसी को लेड पॉइजनिंग हुई है तो उसको सबसे पहले आएगा पेलर। ठीक है, मोस्ट कंसिस्टेंट साइन है और फर्स्ट साइन भी यही होता है। उसके बाद गाइज आता है हमारा लेड कोलिक। लेड कोलिक के अंदर डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। फिर एक आता है विस्डोप या फिट फुट, ये आपका फुट रोप भी हो सकता है, विस्डोप भी हो सकता है। अब जो जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने नेट में अच्छे से करी है तो मेरे को बताना ब्रिस्टोप कौन सी नर्व की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद ये अच्छा चलो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइज एनसेफेलोपैथी भी हो जाती है इसके अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वृषडोप आपको दिखाया हुआ है। क्लिनिकल पिक्चर्स भी आपको देखना बहुत जरूरी है। बेजोफिलिक स्ट्राइपिंग भी और स्टिपलिंग, बेजोफिलिक स्ट्राइपिंग स्टिपलिंग, स्टिपलिंग भी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे दोबारा से। अब मैं आपको बता दूं जो शुरू के ये चार होते हैं, डेट इज बुटोनियन लाइन, पेलर, लेड, उसके बाद ब्रिस्ट्रोप वगैरह, ये तो इनऑर्गेनिक लीड की वजह से होते हैं। पर जो एनसेफेलोपैथी होती है ना, वो ऑर्गेनिक लीड की वजह से होती है। ठीक है, तो गाइज अगर हमें स्क्रीनिंग करनी हो तो स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, सीपीयू करते हैं। व्हाट इज सीपीयू? कोप्रो पोरफायरिन इन यूरिन चेक करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद गाइज हम डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, अगर हमें ये हो गया तो हम कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, डेट इज अमीनो लेव्युलिनिक एसिड इन यूरिन भी देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लेड लेवल्स इन ब्लड एंड यूरिन भी देख सकते हो। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस अगर हमें देनी हो तो एडीटीए प्लस डाइमर कैप्रोल दे सकते हैं या फिर पेनिसिलामिन दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसका प्रोग्नोसिस हमें करना हो, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस देखना हो बाद में, प्रोग्नोसिस रोटेटिस पेरिफेरल बड सिंगर कर लो, सबसे बेस्ट है। इसके अंदर हमें क्या दिख सकता है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज दिखेगी। ठीक है, अनेमिया दिखेगा इसके अंदर, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। पर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकता है कि इनिशियली कौन सा अनेमिया होता है आपका लेड पॉइजनिंग में। इनिशियली हो जो आपका अनेमिया होता है डेट इज मैक्रोसिटिक, पहले मैक्रोसिटिक होता है फिर उसके बाद आपका माइक्रोसिटिक होता है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, आपका मैक्रो होता है, मैक्रो से माइक्रो होता है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद गाइज आते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर्स। कैंसर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स के बारे हम बात करेंगे, डेट इज मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर, 75% जो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब इसके अंदर हम बात करते हैं मेनली कौन सी कंपाउंड की वजह से कौन से होते हैं। फर्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की वजह से एंजियोसार्कोमा लीवर होता है। ये वैसे आपको पैथो के अंदर आपने पढ़ा होगा, पैथो में आपने पढ़ा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ पैथो के अंदर जो जो यहाँ पे आपको जरूरी है, आपको इसके हिसाब से पता होना चाहिए, पीएसएम के हिसाब से। एस्बेस्टोसिस, मेसोथेलियोमा एंड लंग कैंसर करता है आपका। बेंजीन जो करता है आपका ल्यूकीमियास करता है आपका। बेंजीडीन जो करता है डेट इज ब्लैडर कैंसर। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा करता है आपका। ठीक है, नाइट्रोजन डाइज जो करती है एनिलीन डाइज या नाइट्रोजन डाइज कह लो, एनिलीन डाइज कह लो, दैट इज ब्लैडर कैंसर। ये चीज पता क्यों याद कर होनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशनल के अंदर आपको पता चलेगा कि हम देखेंगे ना कि हमें कौन सा बंदा काम पे रखना चाहिए। अगर किसी को सपोज करो किसी पेशेंट, कोई आपके पास बंदा आया, वहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, एनिलीन डाइज या नाइट्रोजन डाइज के साथ उसको काम करना है, वहाँ पे उसको पहले से ब्लैडर कैंसर हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा ना रखोगे वहाँ पे, वन ऑफ कोर्स उसका तो वर्स हो जाएगा, ब्लैडर के साथ उसको पहले प्रॉब्लम कैंसर में हो जाएगा। तो वहाँ पे हम यहाँ पे या तो जहाँ बेंजीडीन का काम है या फिर डाइस का काम है वहाँ पे हम नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इसके जस्ट बाद ही अभी पढ़ेंगे। उसके बाद रेडोन एंड सिलिका को हम लंग कैंसर जो होता है, ये इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्रोमियम निकल वुड डस्ट, ठीक है, इससे नेजल साइनस कार्सिनोमास हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट 10 टाइप्स के हैं, ज़्यादा नहीं है, आपको इतने तो पता होना चाहिए। आप ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखिए कि आप 1 घंटा लगा के, आधा 1 घंटा लगा के इन नोट्स को ज़रूर थोड़ा सा रट्टा मारें आप। ठीक है।
अर्गोनोमिक्स अभी बात कर रहा था ना मैं, कौन से पेशेंट को कैसे रखते हैं, उसी को हम कहते हैं अर्गोनोमिक्स। स्टडी ऑफ मैन नॉट वुमेन लाइज मैन इन ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब राइट मैन इन राइट जॉब, ये चीज याद रखना, राइट जॉब फॉर राइट मैन नहीं होता है, राइट मैन इन राइट जॉब, फिटिंग जॉब टू वर्कर। ठीक है, अभी इसके हम एग्जाम्पल भी समझेंगे कैसे कैसे होते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे कैसे होता है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो प्री प्लेसमेंट वन करते हैं, पोस्ट प्लेसमेंट। प्री प्लेसमेंट जो होता है, मतलब आपके पास वर्कर आया, आपने उसका पहले करोगे आप उसका एक एग्जामिनेशन, और एक फिर आप बाद में भी कर सकते हो। अभी पहले वाला समझते हैं, जो पहले वाला प्री प्लेसमेंट वन होता है, ये कौन से टाइप की वैसे प्रोटेक्शन है, इट्स अ प्राइमरी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, पर्सन विद ब्लैडर प्रॉब्लम्स कांट वर्क विद एनिलिन डाइस। ठीक है, वो वहां पे तो ब्लैडर कैंसर हो जाएगा उसको। उसके बाद पर्सन विद हाई बीपी और कार्डियक प्रॉब्लम्स कांट वर्क एज अ हैवी लेबर। हैवी लेबर आप उसे ईंटें ढुवाने का काम तो नहीं कर सकते, आप उसे सीमेंट पेटे तो नहीं उठवा सकते। किसी बंदे को बीपी है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है, वो तो वहां पे वर्स हो जाएगा, है ना। तो यही हम करते हैं प्री प्लेसमेंट वन के अंदर, प्री प्लेसमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एग्जामिनेशन में। काम पे रखने से पहले हमने पता लगा लिया कि क्या ये पर्सन इसके लिए फिट है या नहीं है। दैट वाई इट इज कॉल्ड राइट मैन इन राइट जॉब। ठीक है, राइट मैन इन राइट जॉब। ओके, राइट, नॉट राइट जॉब इन राइट मैन। फिर पोस्ट प्लेसमेंट वन की बात करते हैं, आफ्टर जॉब के बाद जो करते हैं, ये आपका जो है ये सेकेंडरी लेवल का है आपका। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या इनको प्रॉब्लम कोई है, नहीं हो गई है, या फिर हम इनका अर्ली डायग्नोसिस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद जो जनरली वंस इन एवरी 6 मंथ्स होते हैं। अब आपने कर लिया एनिलिन डाइस के ऊपर, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, एनिलिन डाइस के ऊपर रख लिया आपने, तो आपको 6 मंथ के अंदर एक बार अपने वर्कर का जरूर आपको बड़ा चेकअप करवाना चाहिए कि इसको कहीं ब्लैडर कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। ठीक है, ये चीज़ें तभी आप पीएसएम के अंदर पढ़ते हो, ताकि आप थोड़ा अपने कम्युनिटी के लिए ठीक कर सको चीज़ें। उसके बाद गाइस सबसे ज़्यादा ये एक इम्पोर्टेंट है, वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, कई होते हैं एग्जाम्पल्स जिसके अंदर आपका लगभग वंस अ मंथ भी कर सकते हो आप। ठीक है, वंस एवरी मंथ या ट्वाइस अ मंथ भी कर सकते हो। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा पूछा आपसे, ऐसे तो कई एग्जाम्पल है, पर जो आपको मेनली याद रखना है डेट इज डाइक्रोमेट्स के अंदर, कोई डाइक्रोमेट्स के साथ काम करता है तो उसका वंस अ डे चेकअप होता है, हर दिन उसका चेकअप होएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे है गाइस ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट, तो कभी अपना हॉस्पिटल खोलो तो ध्यान से सुनो, अगर कभी जिंदगी में अपना हॉस्पिटल खोलोगे तो आपकी बिल्कुल काम आएगा ये ईएसआई एक्ट। तो ईएसआई एक्ट के अंदर गाइस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसकी फुल फॉर्म है, ये इसका लोगो है। मैं जूम कर देता हूँ, याद रहे। ठीक है, एसिक, ESIC लिखा हुआ है इसके अंदर, सोशल सिक्योरिटी। इनके खुद के हॉस्पिटल भी होते हैं। ठीक है, खुद के हॉस्पिटल होते हैं, हरियाणा वालों को पता होगा एसिक का हॉस्पिटल, वैसे हर एक उसके अंदर स्टेट के अंदर एसिक के हॉस्पिटल होते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको कंट्रोल करती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसका कंट्रोल जो होता है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हाथ में होता है। चेयरपर्सन जो इसका होता है डेट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, जो है वही सेम आप पे इसका चेयरपर्सन होता है। बाकी अगर चेयरपर्सन की हम बात कर लें तो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी या फिर नीति आयोग, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी एंड नीति आयोग यानी नेशनल प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग का ही दूसरा नाम है, पहले उसको नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, वो होते हैं हमारे पीएम ऑफ इंडिया, मोदी जी साहब होते हैं हमारे को। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं फैक्ट्री एक्ट क्या है। फैक्ट्री एक्ट, 10 more than 10% विद पावर। ठीक है, मोर देन 20% विदाउट पावर। विद पावर, विदाउट पावर का मतलब आप हैवी पावरफुल मशीनों के साथ, जिनको बिजली वगैरह की जरूरत पड़ रही है, वो वाली आप काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, जैसे कोई एक वर्कर है जिसके अंदर कुछ नहीं है, बस जैसे फार्मर है, फार्मर के अंदर अगर आप क्रॉप्स काट रहे हैं जिसके अंदर आपको पावर की जो भी है, आप हैंड टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको 20+ वर्कर्स के बाद आपके ऊपर फैक्ट्री एक्ट लागू होगा। पर वहीं पे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर 10% के ऊपर ही आपकी वो है, लेबर है, उसी के ऊपर आपका ये रूल लागू हो जाएगा। ठीक है, बिजली का, विद पावर बिजली का कहाँ पे उपयोग हो रहा, इतना इतना समझ लो बस। एक्सेप्शन है इसके अंदर डिफेंस, मिन, माइंस एंड रेलवेज,
इनके गाइस खुद के इंश्योरेंस होते हैं, रेलवे का खुद का इंश्योरेंस होता है, डिफेंस का भी खुद का होता है, माइंस का भी खुद का इंश्योरेंस होता है, तो वहाँ पे ये नहीं होता है। इसके अंदर कंट्रीब्यूशन याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है, एम्प्लॉयर कितना देता है, मतलब अगर आप अपना हॉस्पिटल खोलते हो तो आप मालिक होने के नाते 3.25 दोगे। एम्प्लॉय जो होगा आपके नीचे जो काम करेंगे, दे विल गिव 0.75 ऑफ वेजेस। टोटल 4% होता है, टोटल होता है 4%। ये याद रखना 4%, तो एम्प्लॉय को 0.75 और एम्प्लॉयर को 3.25 देना है। सेंटर और स्टेट भी इसके अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका रेशियो होता है 7:1 ओनली। ठीक है, काफ़ी बड़ी स्कीम है, चलाने के लिए पैसा तो काफ़ी चाहिए है। अब इसके अंदर और चीज़ों की बात करें, इनकम की बात करें, तो लेस देन 21,000 पर मंथ इज़ बेनिफिशियरी। अगर उसकी 21,000 से कम है वो ही बेनिफिशियरी इसके अंदर बनेगा। सिकनेस बेनिफिट्स की बात करें, 91 डेज, अगर कोई बीमार हो जाता है 91 डेज वो 70% ऑफ अपनी वेजेस ले सकता है। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट्स जो है वो आपकी 80% तक ले सकता है 2 साल तक। अगर लिस्ट ऑफ एक 34 डिजीज़ है, आपको डिजीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई, लेप्रेसी हो गई, उसके अंदर एक्सटेंडेड आपका वो ले सकता है 2 साल तक का। ठीक है? और ये 34 डिजीज़ हैं आपकी जिसके अंदर एक्सटेंड कर सकता है, उनके अलावा कोई डिजीज़ नहीं है। ये देखनी हो तो जाके गूगल कर लेना, बट ज़रूरत नहीं है। एनहांस सिकनेस बेनिफिट जो है आपका, वो 100% वेजेस, 7 डेज़ तो मिलता है वेसेक्टोमी के लिए, 14 डेज़ मिलता है फॉर ट्यूबेक्टोमी। मतलब ये सरकार की एक स्कीम है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, एक्चुअली में देखा जाए कि अगर आप वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करवा के आप देखो, तो वेसेक्टोमी में 7 डेज़ आपको 100% वेजेस मिलेगी। 7 दिन आप नहाओ 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए ट्यूबेक्टोमी करवाते हो, 2 हफ्ते के लिए नहाओ, आपको 100% आपकी वेजेस मिलेगी। ठीक है? उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है, 100% वेजेस फॉर 26 वीक्स होते हैं मैटरनिटी के अंदर। टेम्परेरी डिसेबल्डमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैटरनिटी वाला मैं बताता हूँ। ये वैसे तो सरकार इसको बढ़ाने की सोच रही है, बट मैटरनिटी बेनिफिट मतलब आपकी जो ये प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए है। 100% वेजेस मिलती है 26 वीक्स तक। ठीक है? टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट जो है, 90% ऑफ वेजेस टिल रिकवरी। जैसे कोई फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो आपको 90% वेजेस मिलती रहेंगी बेनिफिशियरी को जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता। परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट जो होता है, मतलब एम्पुटेशन करना पड़ेगा, हाथ ही काटना पड़ेगा, देन 90% वेजेस एज अ पेंशन की फॉर्म के अंदर उसको मिल जाएगा। ठीक है? वो काम नहीं कर पाएगा ना, टेम्परेरी परमानेंट डिसेबलमेंट, क्या पता उसका पैर कट जाए, एम्पुटेशन हो जाए तो काम नहीं कर पाए, इसीलिए। फिर उसके बाद होता है डिपेंडेंस बेनिफिट, मतलब जो बेनिफिशियरी है वो मर चुका है। ठीक है? और उसके फैमिली जो रिसीव करेगी, 90% ऑफ वेजेस उसकी रिसीव करती जाएगी, जो पेंशन स्कीम है उसके अंडर। ओके? फ्यूनरल एक्सपेंस, अगर कोई मर जाता है तो उसका फ्यूनरल का भी एक्सपेंस दिया जाएगा, डेट इज अराउंड 15,000 रुपीज। ठीक है? अब अगर इसके अंदर देखते हैं, कोई पेशेंट है, चलो सोचते हैं वो रिमोट एरिया के अंदर है, लगभग आपका एसिक हॉस्पिटल है या फिर जो भी हॉस्पिटल आप गवर्नमेंट के, वहाँ पे या उसके आसपास कोई भी 50 किलोमीटर्स के अंदर रेडियस में डिस्पेंसरी नहीं है। ठीक है? तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वहाँ पे आपके उसके वहाँ पे एम्प्लॉय करेगी, वो जो रोज जाके वहाँ पे उसका चेक करेगा। इनडायरेक्ट पैटर्न मेडिकल बेनिफिट होता है ये इसका, अगर मैं आपको बताऊं तो। और ये डिपेंड करता है कि हर रोज तो नहीं आ सकता ना, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास का आप दायरा लगा के चलो, एग्जैक्ट तो मुझे नंबर नहीं पता है, बट 50 किलोमीटर के आसपास है। तो 50 किलोमीटर तक अगर नहीं आपका ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर उसके लिए आपका RMP आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है। ठीक है? अब आ गए फैक्ट्री एक्ट के ऊपर। तो फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1948, जस्ट आज़ादी से 1 साल बाद। तो फैक्ट्री की भी आपको मैंने बताई थी, मोर देन 10 विद पावर, मोर देन 20 विदाउट पावर। ठीक है? ये समझाया था आपको। एप्लीकेबल ऑन ऑल एक्सेप्ट डिफेंस, माइंस एंड रेलवेज तो हमने कर लिया। फूड जॉइंट्स, एक्सेप्ट फूड जॉइंट, कि फूड जॉइंट्स आपके वो आपके एज अ फैक्ट्री के अंदर नहीं गिने जाते हैं। ठीक है? लीगल एज कट ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट, देखा होगा आपने बचपन में सुना, 14 साल जो होती है, 14 साल तक का आपका ये लगा लो, 14 साल के बाद एक बच्चा काम कर सकता है, पर उसके ऊपर काफ़ी वो होती है कि वो रात में काम नहीं कर सकते, दिन में सिर्फ कुछ ही हावर्स के लिए काम कर सकते हैं, तो काफ़ी वो है। बाकी यहाँ पे एक बार चीज़ याद रखना, मैं फिर भी चलो अगली वीडियोस में कवर करूँगा इन चीज़ों को। चाइल्ड जो
चाइल्ड किसको कहते हैं 0 to 14 ईयर वाले को, एडोलसेंट किसको कहते हैं 15 to 18 ईयर वाले को। ठीक है, अब आगे करते हैं। पर कैपिटा स्पेस कितना चाहिए होता है मिनिमम? पर कैपिटा स्पेस मोर देन 5 क्यूबिक फीट। स्क्वायर फीट नहीं है, ये क्यूबिक फीट है, याद रखना, मैं लिख देता हूँ फिर से, डेट इज क्यूबिक फीट। ठीक है, उसके बाद 1 सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए 1000 वर्कर्स के ऊपर। वर्क हार्ड ड्यूरेशन जो है 9 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे से ऊपर पर वीक। काश ये रूल थोड़ा सा इंडियंस के लिए भी लागू होता, जिनसे बराबर घंटे की ड्यूटी करवाई जाती है। 9 आवर पर डे मैक्स, एक हफ्ते में मैक्स 48 आवर्स, 60 आवर्स तक का लिया जा सकता है मैक्स टू मैक्स, पर उसके लिए आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा अपने उसको। ठीक है, जो भी आपका वर्कर है। उसके बाद गाइस पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1985-86 के अंदर ये आपका आया था। अंडर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है इसकी, जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। ठीक है, ये जो है आपका, सबसे पहली बात, ये इमेज बेस्ड आते हैं, 1 2 3 आते हैं, जो आपके 3 इंपॉर्टेंट इमेज है। ये तो सबको पता है, बायो हैजार्ड, शायद ज़ोंबी वोंबी वाली मूवी देखते होंगे, वहाँ पे अम्ब्रेला कॉर्प सबने देखी हुई बचपन के अंदर। बायो हैजार्ड, इन्फेक्शियस वेस्ट, ये रेडिएशन हैजार्ड सबको पता है। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन जो है इसका ऐसे होता है, वही आपका वाईफाई वाला लगा लगा हुआ है, आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे बायो हैजार्ड कहाँ पे फेंका जा सकता है? बायो हैजार्ड आपका पिट, मतलब गड्ढा करके काफी गहरा, उसके अंदर गिरा जा सकता है। रेडिएशन हैजार्ड जो होते हैं उसका कहाँ बरियल होता है पता है आपको? उसका बरियल होता है गाइस सी के अंदर, सी बरियल किया जाता है। अगर आपने अभी न्यूज़ में सुना हो कि जापान ने काफ़ी टन पानी जो है आपका न्यूक्लियर वेस्ट के अंदर, जो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर घुस गया था सुनामी के दौरान, तो वो वाला स्टोर करके रखा हुआ था, उसको छोड़ा सी के अंदर। तो वहाँ पे कोई मछलियाँ खा नहीं रहा था, उनकी फिश खा नहीं रहा था। तो वहाँ के क्या नाम है, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काफ़ी मिनिस्टर्स ने खा के दिखाई थी। ठीक है, अब उसके बाद 4 कलर कोडेड बैग्स होते हैं आपके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लू से। ठीक है, ब्लू कैटेगरी के अंदर हम क्या डालते हैं? ब्लू कैटेगरी के बैग के अंदर, ठीक है, लो आपके लिए एक बैग बना देते हैं प्यारा सा ब्लू कलर का। ये रहा, ये बन गया बैग। तो सबसे पहले ब्लू कलर के उसके अंदर आपका है ग्लासवेयर आएगा सबसे पहले। ठीक है, कांच की कोई भी चीज़ होती है। मेटालिक इम्प्लांट्स आएंगे आपके, पेसमेकर जैसे आपका हो गया। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे हम इन चीज़ों का सबसे पहले, उसके बाद फिर इसको रिसाइकल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, हाइड्रोक्लेविंग कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम, इनके बारे में कि कैसे क्या होते हैं, इनका भी हमें याद करना ज़रूरी है। फिर जाके हम इसको रिसाइकल करते हैं। फिर आते हैं गाइस वाइट कैटेगरी के ऊपर। वाइट कैटेगरी के अंदर जो है आपके, वाइट को पता है क्यों रखा जाता है वाइट? ताकि है ना वो दिख सके हमें कि हाँ भाई इसके अंदर शार्प है, कोई उसके अंदर हाथ ना मारे कहीं पे गलती से, कि हमें पता चले हाँ भाई इस वाइट के अंदर शार्प चीजें हैं, तो गलती से हमारा हाथ भी ना चला जाए। तो इस वजह से उसको वाइट रखा जाता है। ठीक है, वैसे तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाया गया था, पता नहीं वाइट कैटेगरी कैसे हो गई, बट इट्स अ मेटालिक यहाँ पे डाली जाती है शार्प, जो आपकी सुइयां होती हैं वो इसके अंदर जाती है। डायरेक्ट भी नहीं जाती है, जैसे ग्राइंडर वहाँ पे सबसे पहले ग्राइंडर रखा होता है, वहाँ पे पहले आपकी ऐसे सुई करके उसको ग्राइंड करके उसको थोड़ा सा ब्लंट बनाया जाता है, तब इसके अंदर डाला जाता है। पर मेनली के अंदर डायरेक्ट भी डाल देते हैं, तो कोई वो नहीं है अगर आपके पास ग्राइंडर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो। इसको भी हम ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट डिस्ट्रक्शन या श्रेडिंग इसकी की जाती है। फिर इसको आयरन फाउंड्री, पहले तो ऑटोक्लेविंग ड्राई हीट तो करनी ही करनी है, इसको सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज करना ही करना पड़ेगा आपको, किसी भी टाइप का आपका वेस्ट हो। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन करेंगे इसका एंड श्रेडिंग करेंगे इसकी, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको करके हम आयरन फाउंड्रीज के अंदर कर सकते हैं, वहाँ पे रिसाइकल हो जाएगा। लैंड फिल्स में डाल सकते हैं या शार्प पिट्स के अंदर डाल सकते हैं हम इनको मेनली। ठीक है, अब आती है गाइस रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक एंड रबर। ठीक है, ऑल प्लास्टिक बैग्स एक्सेप्ट कंटेनिंग ब्लड।
रेड कैटेगरी के अंदर अब इसे पूछे यूरिन वाला बैग कहाँ जाएगा, यूरिन वाला बैग ऐसे याद कर सकते हैं, यूरिन वाला बैग जाएगा रेड कैटेगरी में, और रेड बैग जो जाएगा खून वाला वो जाएगा येलो कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते को, लिख देता हूँ, चलो ऐसे तो नहीं मानेंगे। रेड में जाएगा यूरिन, ठीक है, येलो में जाएगा ब्लड। ऑल प्लास्टिक बैग सेट कंटेनिंग ब्लड बता दिया। इसके अंदर हम करेंगे ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेंगे सारी चीज़ को, फिर डिस्ट्रक्शन करेंगे, श्रेडिंग करेंगे, ड्रॉड मेकिंग के अंदर डाल देंगे। मेनली तो रिसाइकल ही है, या एनर्जी फ्यूल रिकवरी भी हम इनसे कर सकते हैं, जो प्लास्टिक से फ्यूल बनाते हैं ना वापस, वो हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है आपका। अब इसके अंदर जैसे अब चलो यूरिन बैग है, यूरिन बैग को कैसे, यूरिन बैग को वही है, सबसे पहले आप उसको साफ करोगे, पहले तो आप उसको ड्रेन करोगे, ड्रेन करने के बाद उसको आप ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग उसको साफ और न्यूट्रलाइज करोगे, फिर की उसको डालोगे ना आगे। ठीक है, ये चीज हमारा रेड कैटेगरी के अंदर जाता है। फिर आता है हमारा गाइस येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी जो है सबसे बड़ी है, यहाँ पे रेड पेन लेना पड़ेगा मेरे को। येलो कैटेगरी इज द बिगेस्ट। यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है, एनिमल वेस्ट जाता है, सोइल्ड वेस्ट। सोइल्ड वेस्ट मतलब एनी कॉटन, क्लॉथ, स्वैब जो भी यूज किया हुआ है मरहम पट्टी के दौरान, कुछ भी यूज किया हुआ है वो सारा येलो कैटेगरी में जाता है। केमिकल वेस्ट जाता है आपका, ठीक है, जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है, और उसके बाद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जाते हैं, मतलब कैंसर वाले ड्रग्स जाते हैं, डिस्कार्डेड मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होती हैं वो जाती हैं मेनली इसके अंदर। माइक्रो बायोलॉजिकल और या फिर आपका ये लगा लो बायोटेक्निकल वेस्ट जाता है, यानी बायोटेक्निकल मतलब लाइव वैक्सीन वगैरह जाती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद आपकी लैब्स के अंदर कोई माइक्रो उसका यूज हुआ है वो इसके अंदर जाता है आपका। बेड लिनन इसके अंदर जाता है, मैट्रेस इसके अंदर जाता है, लिक्विड वेस्ट, वी लिक्विड वेस्ट भी आपका चला, वो तो चलो करते हैं अपन, बेड लिनन, मैट्रेस वगैरह इसके अंदर जाते हैं आपके। ठीक है, किसी का प्लेसेंटा वगैरह या फिर किसी उसका ये चीज़ें निकली, मतलब कोई भी ह्यूमन ऑर्गन भी निकला तो उसको येलो कैटेगरी के अंदर आपका रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अच्छा, इसके अंदर जो लिक्विड वेस्ट होता है गाइस, लिक्विड वेस्ट का जो है केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसको ड्रेन कर सकते हो। ठीक है, उसको मतलब आप जैसे आप ब्लड का लगा लो, वो भी एक टाइप से आपका, चलो वो तो लिक्विड वेस्ट नहीं हो गया, बट कोई भी अगर इसके अंदर लिक्विड वेस्ट होता है तो केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको ड्रेन में डाला जाता है। फिर आपका ये आता है, ये लिक्विड वेस्ट के बाद जितना बचता है डेट, उसका फिर हम कर लेते हैं इंसरेशन। ठीक है, और इसके बाद अब देखते हैं हम अलग अलग टाइप से इसके अंदर क्या क्या, हमने अभी ये जो ऑटोक्लेव, इंसरेशन, हाइड्रोक्लेविंग करी है ना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंसरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 1200 डिग्री से ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर प्लस ड्राई ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। इसके अंदर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, रेडियो एक्टिव नहीं हम इसके अंदर डाल सकते मटेरियल, रिएक्टिव केमिकल्स भी नहीं डाल सकते, हैवी मेटल्स भी नहीं डाल सकते, पीवीसी प्लास्टिक भी नहीं डाल सकते हम इसके अंदर, और रेड बैग का सामान भी नहीं डाल सकते गाइस इसके अंदर, ये याद रखना आप। ठीक है, बस यही आपसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ भाई, अब जैसे आपको है ना कोई रेड बैग का कंटेंट दे देंगे, ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन देंगे कि रेड बैग के अंदर, जैसे रेड बैग के अंदर यूरिन बैग हो गया आपका, ठीक है, ये यूरिन बैग है, इसको कैसे डिस्पोज करोगे, उससे पहले आप क्या करोगे, इसको ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, इंसरेशन, इस टाइप से ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको उसके अंदर करना होता है। अगर आपको पता होगा कॉन्ट्री इंडिकेशंस वगैरह तो आप आराम से उसके अंदर बता सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ तो नहीं थी, तो आप आराम से ऑप्शन बता सकते हो। ठीक है, ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग के अंदर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 15 पीएसआई 45 मिनट्स तक, 45 मिनट्स का ही होता है गाइस इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड। वैसे मैं आपको बता दूं कहीं पे भी आपको कोई ऐसे हाइड्रोक्लेविंग इसके अंदर आपको हो जाए तो 45 मिनट्स आप आराम से लगा के आ सकते हो। ये कुकर जैसा दिखने वाला इसके अंदर देखो होता है, ये कुकर जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, स्टीम अंडर प्रेशर इसके अंदर होती है, बस वही कुकर वाला जो है इसका पूरा का पूरा वही है। इसकी अगर चेक सफिशिएंसी चेक करनी हो तो जीबीएस के स्कोर्स हम इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद गाइस आता है हाइड्रोक्लेविंग। हाइड्रोक्लेविंग के अंदर जो टेम्परेचर होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है वो, जिसके अंदर स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम वही सेम आपका हाइड्रोक्लेविंग के अंदर भी होता है। इसके अंदर चेक करने के लिए आपका बी सब्टिलिस का हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स ये बताऊँ ना, स्पोर्ट्स। इसके बाद गाइस माइक्रोवेविंग, माइक्रोवेविंग के अंदर 12 nm, ठीक है, 2400 प्लाई
2450, थोड़ी हिंदी की जो मेरी 2450 मेगा हर्ट्स इसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर होनी चाहिए आपकी। कन्वेंशन करंट्स होते हैं इन हीटेड H2O मॉलिक्यूल्स। स्पोर्ट्स अगर हम इसके अंदर चेक करने हैं तो डेट इज बी एट्रोफेयस, इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। ड्राई हीट के अंदर मोर देन 185 डिग्री, एक तो ना टेम्परेचर आने आने चाहिए। मेरे को नहीं पता, बैठ के आराम से रटना, इनको ऊपर आने ही आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बी एट्रोफियस, इसके अंदर आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन, इसके अंदर मोर देन 160 आपका टेम्परेचर रहता है। इनर्टाइजेशन के अंदर आपको मैं पहले बता देता हूँ, बिग वॉल्यूम बहुत बड़ा है, 2 टन का 10 टन का आपका वो है, तो ऐसा तो नहीं है। उसको तो आप कहाँ छोटे छोटे बैच के में करते मिलोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हम 15% सीमेंट, 15% लाइम, ठीक है। और उसके बाद आपका लगभग 30% हो गया ये, मतलब 100% है ये। इसके अंदर से 65% हमने वाटर ले लिया, 15-15 ये मिला दिए, ठीक है। तो आपका ये 95 हो गया, प्लस 5% हमारा वेस्ट हो गया इसके अंदर। ऐसे हम इसके अंदर करते हैं नॉन टॉक्सिक बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद गाइस कोविड की गाइडलाइंस देख लेते हैं, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस देख लेते हैं। इसके अंदर कोविड के अंदर जो हमारी आई थी, तो उसके अंदर 2 के अंदर हुआ था, येलो बैग के अंदर किया जाएगा, रेड बैग के अंदर किया जाएगा। ऊपर कई लोगों ने सोचा होगा ग्लव्स कहाँ डालें हम, कैसे वो क्या डालें, वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कोविड के टाइम के अंदर ये गाइडलाइंस आई थी, ठीक है। जो येलो के अंदर आपके डाले जाएंगे मास्क हो गए, N95 ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क थे आपके, जो हेड कवर थे, शू कवर थे। सॉरी गाइस, शायद थोड़ा सा सिस्टम क्रैश हो गया था, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कोविड बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस के अंदर हमारा सबसे पहले बायोमैकेनिकल वेस्ट गाइडलाइंस के अंदर येलो रेड के अंदर हम बात करेंगे। येलो रेड की जो कोविड के टाइम पे स्पेशली हमारी आई थी, इसके अंदर आपके कईयों के होंगे कि मास्क कहाँ जाएंगे, ग्लव्स कहाँ जाएंगे, ऊपर अभी कोई क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो येलो के अंदर गाइस आएंगे, सबसे पहले मास्क हो गए आपके N95 वाले, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क हो गए, हेड कवर हो गया, शू कवर हो गया, लिनन गाउन्स हो गए, नॉन प्लास्टिक ओवरऑल्स हो गए, ठीक है। पेशेंट टिश्यूज हो गए, मास्क हो गए, ठीक है, या टॉयलेटरीज हो गई आपकी, ठीक है, जिनके अंदर इन्फेक्शन के आपके वो हैं मेजरली हैं, वो आपके येलो के अंदर आपके जाएंगे। रेड के अंदर जो आपका जाएगा, पीपीई किट जाएगा आपका, हैजमेट सूट जाएगा आपका, फेस शील्ड जाएगा, गोगल्स जाएगा, नाइट ट्राई ग्लव्स जाएंगे, प्लास्टिक एप्रन जाएंगे। जो भी प्लास्टिक के आपके हैं वो आपके रेड के अंदर इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, जिनको रिसाइकल किया जा सकता है वो वाले। और जो आपके मेनली जैसे बेड लिनन्स या फिर थोड़े से सर्जिकल मास्क हो गए, मास्क के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से वो आपके इधर रखने पड़ेंगे, ठीक है। N95 हो गए, और उसके बाद आपके हेड कवर हो गए, शू कवर हो गए, ये चीज़ें आपकी येलो के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा इसको याद रखना। उसके बाद बैग्स एंड ट्रॉलीज को स्प्रेड विद 1% हाइपोक्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं, या फिर 70% आइसोप्रोपाइल या मिथाइल अल्कोहल के साथ भी इसको स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। जो बैग्स जो अभी उसके वक्त आए थे, उस वक्त डबल लेयर बैग आते थे, तो ताकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेफ्टी है, कैसा ना हो कि बैग पड़ जाए बीच में कहीं पे, ठीक है, वरना काफ़ी पतले से बने होते हैं, देखो कभी। उसके बाद गाइस बात आती है मर्करी डिस्पोजल की। तो मर्करी डिस्पोजल के अंदर मर्करी को सबसे पहले डिस्पोज करने के लिए रिसाइकलिंग ही की जाती है। इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि मर्करी जैसे स्किल हो गया, थर्मोमीटर पूछ चुका है, मर्करी स्किल हो चुका है, तो उसको उठाएंगे कैसे। 2 चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन का यूज़, जैसे इंजेक्शन है उसके सामने की सिरिंज उठाई आपने, हटाई, जो प्लास्टिक वाला पार्ट बचा उससे आपने उसको सक कर लिया, ये कर सकते हो आप। या फिर कर सकते हैं कार्डबोर्ड की मदद से, 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको एक किसी प्लास्टिक कंटेनर के अंदर जिसके अंदर पानी हो, वहाँ पे आप उसको स्टोर कर सकते हो, एंड देन उसको फिर रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हो। और ब्लड स्पिल्स हो, ब्लड स्पिल्स को हम सोडियम हाइपोक्लोराइड की वजह से की मदद से आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको ड्रेन कर लेते हैं। स्मॉल हो तो 1% होगा, लार्ज स्पिल हो तो 10% वो सोडियम हाइपोक्लोराइड की आप उसके अंदर कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। गाइज ये एक बहुत छोटा सा सेशन था आपका, अराउंड 30 to 35 मिनट्स का, और इसके अंदर आपको 1.5x स्पीड के अंदर आपने देखा हो तो आपका ये सेशन ओनली 20 मिनट्स का था। तो ये लगा लीजिए आपकी 7 to 8 आवर्स में आपकी ऐसे पूरी थी, ऐसे मैं आप कंप्लीट करवा दूंगा। बट उसके लिए आपको मेरे को कमेंट में बताना पड़ेगा, स्टार रेटिंग देके कि कितने आपके हैं। अगर आप इससे सेटिस्फाई होते हैं या अनसेटिस्फाई है, क्या मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ,
तो आप प्लीज़ लिखिए। तो अगर मेरे को ऐसा लगा कि रिव्यू आपका काफ़ी अच्छा है, तो आई विल कम बैक अगेन टुमारो विद अनदर एपिसोड। ओके भाई, इस गाय एम चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और ये वाली पीडीएफ आपको यहीं पे नोरेड अकेडमी का करके चैनल है, टेलीग्राम के, आपका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगा। बाय।